हाय स्टूडेंट्स, किड्स क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था किसके बारे में भाई। पिछली वीडियो में जानना था हमने कैनाल किरणों की खोज के बारे में। ठीक है, तो कैनाल किरणों की जो खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैनाल किरणों को जो प्रोटॉन नाम दिया था वो किसने दिया था भैया, हमारा रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, रदरफोर्ड ने कैनाल किरणों को प्रोटॉन नाम दिया, गोल्डस्टीन इनको प्रोटॉन नाम नहीं दे पाए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आगे आगे हमें जानना है कैनाल किरणों के लिए E/m के मान की गणना, मतलब आवेश द्रव्यमान के अनुपात की गणना। तो कैनाल किरणों के आवेश द्रव्यमान के अनुपात की गणना बिल्कुल सेम उसी की तरह जैसे हमने किसकी की थी बेटे, इलेक्ट्रॉन्स की थी। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, जो कुछ मेन पॉइंट हैं इसके। ठीक है, कैनाल किरणों के आवेश और द्रव्यमान का मान विसर्जन नली में ली गई गैस के प्रायोगिक दशाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः कैनाल किरणों के E/m का मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। मतलब भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब क्या है, ये बात समझ लेंगे। मतलब लाइक दिस, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, तो हर गैस के लिए क्या होगा भैया, अलग होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। एक ही गैस के लिए धन किरणों के E/m का मान भिन्न भिन्न हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये होता है बेटे, यदि मान लो कोई हमारे पास X एलिमेंट है और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर 1 पॉजिटिव आता है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। यदि X पॉजिटिव फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो X2 पॉजिटिव आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन पर क्या हो जाते हैं, धनायन अलग अलग हो सकते हैं, मतलब +1 +2 +3 भी हो सकते हैं। इसी के कारण क्या होते हैं, इनके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगला टर्म्स कहता है हाइड्रोजन गैस के लिए E/m के मान की गणना। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जब हम विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो होता क्या है, तो कैनाल किरणों में केवल प्रोटॉन होते हैं। कैसे, लाइक दिस, हाइड्रोजन गैस जब आयनित होती है तो H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लूज करती है। चलिए, तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात है इसका कितना आता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और द्रव्यमान का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो E/m का जब हम अनुपात निकालेंगे, मतलब E के मान को m से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9.58 इंटू 10⁻7 कूलाम प्रति किलोग्राम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब किसी धनावेशित स्पीसीज पर +1 +2 +3 धनावेश हो सकता है, परंतु कभी भी ध्यान रखेंगे किसमें भैया, पॉइंटों में या भिन्नों में कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, जैसे 0.5 है, 1.4 है, 3.6 है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रोटॉन की विशेषता क्या होती है बेटे, तो पहला टर्म्स, जब हाइड्रोजन गैस विसर्जन नलिका में ली जाती है तो प्रोटॉन बनते हैं। यदि कोई अन्य गैस विसर्जन नलिका में ली जाती है तो प्रोटॉन नहीं बनते। ठीक है बेटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के पास क्या होता है बेटे, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, और जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बचता है शेष क्या है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश होता है जिसका मान कितना होता है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं बेटे, किसके बारे में, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जरा ध्यान से समझ के चलेंगे भाई। हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये मेरा एक सोर्सेज है जिससे क्या किया जा रहा है, इस सोर्सेज से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब जैसे ही ये बेरिलियम मेटल्स पे इनको डाला जाता है तो यहाँ से न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं बेटे। क्या उत्सर्जित होते हैं, न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको पैराफिन वैक्स मतलब मोम की सतह पर डालते हैं तो उससे क्या निकलते हैं भैया, मेरे प्रोटॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसने भैया, चैडविक ने किसकी खोज की भैया, न्यूट्रॉन्स की खोज की। तो चलिए भाई,
यहाँ से कॉमन क्लियर कर लेते हैं। तो चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की, जब लिथियम बेरिलियम बोरोन आदि हल्के तथ्यों पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो एक प्रकार की भेदी किरणें निकलती हैं। ये किरणें अति सूक्ष्म उदासीन कणों से मिलकर बनी होती हैं तथा इन कणों को क्या कहते हैं भैया, न्यूट्रॉन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऐसे आगे। इसके लिए अगर आप रिएक्शन दिखाना चाहें तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये बेरिलियम धातु है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 9, और इस पर अल्फा कण मतलब हीलियम को ही अल्फा कण बोलते हैं हम, की बमबारी करते हैं तो इससे कार्बन 12 हमें प्राप्त होता है और एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए न्यूट्रॉन के गुण जो होते हैं, पहली बात तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन कैसे होते हैं भैया, उदासीन होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता, अतः ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कोई आवेश न होने के कारण न्यूट्रॉन के E/m का मान क्या होता है भैया, 0 होता है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, नोट पॉइंट समझ लेते हैं क्या कह रहा है हमारा बेटे। न्यूट्रॉन सभी तत्वों में मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर, याद रखेंगे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों में उपस्थित होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की भांति न्यूट्रॉन भी परमाणु का मूलभूत क्या है, कण है। ठीक है, नेक्स्ट, अन्य किरणों की खोज, डिस्कवरी ऑफ अदर रेज। तो बेटे सबसे पहली बात आती है हमारे पास एक्स रेज की। तो चलिए तो अभी समझते हैं इसके बारे में भैया, एक्सरे के बारे में जरा ध्यान से समझ कर चलेंगे, एक्सरे की खोज कैसे हुई। ठीक है बेटा, तो जो रांटेजन थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये यहाँ पर क्या है, एक हमारी कैथोड किरण नलिका है, या मैं कहूँ जिससे कैथोड किरण नलिका ट्यूब है, और इस ट्यूब में एक कैथोड होता है पार्ट, एक एनोड होता है। ठीक है बेटा, कैथोड एनोड के साथ साथ अब क्या किया गया, एक टंगस्टन मतलब उच्च गलनांक वाली टंगस्टन धातु को किस पर, एनोड पर लगाया गया, हाई मेल्टिंग वाली मतलब उच्च गलनांक वाली धातु को लगाया गया। अब क्या देखा गया, जैसे ही कैथोड रे मेरी किधर की तरफ निकलती हैं, इधर की तरफ निकलती हैं, तो कैथोड रे निकलने के बाद जैसे ही मेरी किससे, टंगस्टन धातु से टकराती हैं, तो यहाँ से एक प्रकार की किरणें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और वो किससे, मेरी कैथोड किरण नलिका से कहाँ निकल जाती हैं भैया, बाहर निकल जाती हैं। और बाहर निकलने के बाद जब किसी पदार्थ पर डालते हैं तो उसको बेध कर भी बाहर निकल जाती हैं, मतलब कि इनकी वेधन क्षमता बहुत ज़्यादा उच्च होती है। ये भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे थी जिनको एक्सरे नाम दिया गया, क्योंकि बेटे इनकी जो वेधन क्षमता होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। दूसरी बात, इन पर किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसीलिए इनका प्रयोग शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट समझ लेते हैं कुछ। तो रांटेजन 1895 में इन्होंने दर्शाया कि जब कैथोड किरण नलिका में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च गलनांक की धातु एनोड से टकराते हैं तो एक्स किरणें बनती हैं। मेन पॉइंट क्या है, इनके गुण क्या है बेटे, तो एक्स किरणों के जो गुण होते हैं, पहला पॉइंट, ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, मतलब कि जब इनको हम किस पर डालते हैं भैया, किसी स्फुरदीप्ति पदार्थ पर डालते हैं तो वहाँ पर क्या करती हैं, प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। दूसरा टर्म्स क्या कहता है, एक्स किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट टर्म कहता है एक्स किरणें उदासीन होती हैं और इन पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला टर्म्स, इनकी उच्च वेधन क्षमता जो होती है, बेचन नहीं भाई वेधन है, इनकी उच्च वेधन क्षमता होती है, अतः इनका प्रयोग वस्तु या शरीर की आंतरिक संरचना अध्ययन में किया जाता है। तो एक बात और भी ध्यान रखेंगे, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.15 mm की होती है। ठीक है बेटा, ये आपने देखा होगा जब हम कभी किसी बॉडी का एक्सरे निकालते हैं तो डॉक्टर इस प्रकार के एक यंत्र से हमारी बॉडी पर जिस पार्ट का हमें एक्सरे निकालना होता है उस पर क्या डालता है, रे डालता है, और डालने के बाद में हमें ब्लैक कलर का एक एक्सरे निकाल कर दे देता है। तो हम कह सकते हैं शरीर की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा किसका हो रहा है, चेस्ट का हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला टर्म्स हमारा क्या है, रेडियो एक्टिविता। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है बेटे,
तो रेडियो एक्टिवता का मतलब क्या होता है, जो मेरे पास रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं इनमें स्वतः ही क्या होता रहता है, अपने आप रेडिएशन होता रहता है, और उस रेडिएशन के कारण यहाँ से अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार के पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। बीटा भाई ध्यान रखना 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से इस प्रकार के रेडिएशन को, इनसे उत्सर्जित किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा गया, और इस प्रकार के तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब इसे जान लेते हैं। हेनरी बैक्यूरेल ने, किसने भैया, तो हेनरी बैक्यूरेल ने किसमें भैया 1852-1908 ईस्वी के समथिंग देखा कि कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। उन्होंने इस परिघटना को रेडियो एक्टिवता कहा और बताया कि ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो इस क्षेत्र को मेरी क्यूरी, पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड तथा फ्रेडरिक सोडी ने क्या किया था भैया, विकसित किया था। ध्यान रखेंगे, रेडियो एक्टिव विकिरण जो होता है ये बेटे 3 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अब अल्फा, बीटा, गामा जो है इसको प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। मान लो हमारे पास क्या है भैया, ये कांच का गुटका है। कांच का क्या है, गुटका है। इसमें एक रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा है, और इससे जब रेडिएशन होता है तो इससे 3 टाइप्स की क्या निकल रही है, रेज निकल रही हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो अब यहाँ पर चार्ज रखा गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब इन पर लगाया गया तो चार्ज लगाने पर क्या देखा कि बेटे जो मेरी रे थी अल्फा रे, वो किस साइन की तरफ, नेगेटिव साइन की ओर मुड़ गई, और बीटा रेस जो थी वो किसकी तरफ मुड़ गई, पॉजिटिव साइन की तरफ मुड़ गई। लेकिन गामा रे मेरी किधर नहीं मुड़ी, सीधी जाकर फोटोग्राफी प्लेट पर क्या हुई भैया, टकराई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो गामा रे होती हैं बेटे वो कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं, उन पर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अल्फा पार्टिकल अगर नेगेटिव की ओर मुड़े हैं तो इसका मतलब ये कैसे होने चाहिए, ध्यान देना, पार्टिकल पॉजिटिव होने चाहिए, मुड़ नेगेटिव चार्ज की ओर रहे हैं। अगर बीटा मेरे किस चार्ज की ओर मुड़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की ओर मुड़ रहे हैं, तो ये कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो पॉजिटिव वाला भी ये किससे, प्रोटॉन से, और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन से तुलना कर सकता है। ठीक है बेटा, और गामा जो होते हैं हमारे, ये उदासीन होते हैं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्फा, बीटा, गामा तीनों किरणों की खोज हुई। अब इनके गुणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, रेडियो एक्टिव किरणों के गुण क्या है। तो टर्म्स पहला हमारा किसके बारे में जानते हैं भैया, अल्फा किरणों के बारे में जानते हैं। तो ये किरणें किसकी तरफ, अभी हमने देखा विद्युत क्षेत्र में नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ती हैं। अतः अल्फा किरणें पर कैसा आवेश होता है भैया, मैंने भी बताया धन होता है। लेकिन याद रखना अल्फा किरणों पर 2 इकाई धनावेश तथा इनका द्रव्यमान कितना होता है, 4 इकाई होता है। ठीक है बेटा, तो अल्फा किरणों का द्रव्यमान और संवेग बीटा किरणों और गामा किरणों से क्या होता है भैया, अधिक होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट आगे। बीटा किरणें की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये किरणें विद्युत क्षेत्र में नेगेटिव प्लेट या पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ती हैं। अतः बीटा, ठीक है बेटा, ये बीटा बनेगा इस तरह से। तो बीटा किरणों पर ऋणावेश होता है, इनका विक्षेप अल्फा किरणों से अधिक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका कारण है कि बीटा किरणों का द्रव्यमान संवेग कम होता है। ठीक है, तो बीटा किरणों में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी वेदन क्षमता अल्फा किरणों से 100 गुना क्या होती है, अधिक। देखो भाई, तो अल्फा किरणों की बहुत कम हुई, बीटा किरणों की क्या हुई, अल्फा किरणों से 100 गुना अधिक हुई। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा टर्म्स हमारा आता है गामा किरणें। ठीक है बेटा, तो गामा किरणें जो होती हैं बेटे, ये किरणें किसी भी दिशा में नहीं मुड़ती, मतलब कि विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक क्षेत्र लगाने पर किसी भी दिशा में नहीं मुड़ती तथा सीधी रेखा में चलती हैं। अतः इन किरणों पर कोई आवेश नहीं होता, गामा किरणों का कोई द्रव्यमान नहीं होता। ये अधिक ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो इनकी वेदन क्षमता क्या होती है हमारी, अल्फा कणों से 1000 गुना अधिक होती है। ठीक है बेटा, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंट कि अल्फा, बीटा, गामा किरणों में क्या अंतर है। तो आप लोग दे सकते हैं कि अल्फा किरणों की वेदन क्षमता कम होती है, बीटा की अल्फा किरणों से 100 गुना अधिक, और गामा की लगभग अल्फा किरणों से 1000 गुना अधिक वेदन क्षमता होती है। ठीक है बेटा, अल्फा किरणों पर कैसा चार्ज होता था, पॉजिटिव, और बीटा किरणों पर हमारा चार्ज होता है नेगेटिव, जबकि गामा किरणों पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट कर सकते हैं
अल्फा बीटा गामा किरणों में। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में पता चला, अब मेन मकसद हमारा आया परमाणु के बारे में। बेटे परमाणु मॉडल्स जो हैं हमारे, परमाणु मॉडल के बारे में हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, परमाणु मॉडल होगा। इतना तो हमारा कंफर्म हो गया है कि हमारे परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए भाई, हर किसी की खोज के बारे में यहाँ पर हमने वर्णन किया है। चलिए आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में एटम्स मॉडल।